ये जो लेखक है और जिन्होंने गाया है उनका नाम है प्रमोद तिवारी। क्यों धीरे बहना? जब नदियां तेजी से बहती हैं तो धरती को काटते हुए जाती हैं। जहां से धरती कटती है वहां सुखाड़ आ जाता है, दुष्काल आ जाता है। और जहां वो आके जमता है मिट्टी ऊपर से, वहां जहां पानी को बहना चाहिए वो मिट्टी जम जाती है और वो पानी शहरों में, गांव में घुस जाता है। वो कह रहा है कि भैया तुम धीरे धीरे बहोगे तो न बाढ़ आएगी और न दुष्काल आएगा। दूसरी बात और कह रहा है, बहुत काम की है, खंडे की बात है कि तुम जब समुद्र के पास जाओ तो थोड़ा सुस्ता लेना, एकदम से समुद्र में मत घुस जाना। क्यों कह रहा है सुस्ताने के लिए? क्योंकि जो भी कुछ तुम अपने साथ लेके आई हो वो तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो गुण है, और समुद्र के जो खारे पानी का गुण है, उस खारे में यदि तुम एकदम से घुस जाओगी तो तुम्हारे अंदर का जो भी कुछ जीवत्व है, जीवांश है, वो उस खारेपन से नष्ट हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे जाना, समुद्र के पास जाके सुस्ताना और फिर उससे मिल जाना। मना नहीं कर रहा है वो चलने के लिए, मिल जाना, लेकिन सुस्ता के मिलना, एकदम से मत मिलना। तो आज जो हम बात कर रहे थे वो यही बात है कि जब हमें कुछ बहुत दूर का आगे देखना होता है तो फिर धीरे धीरे देखना होता है, धीरे धीरे चलना होता है, सुस्ताना नहीं होता है। और एक तेज गति से ये जो परिवर्तन होता है, क्रांति होती है, वो परिवर्तन तेज होने वाला जो होता है वो विनाश कर रहा है। और जो धीरे धीरे होता है वो पुनर्जीवन देता है, रचना देता है। जैसे नदी का समुद्र में मिलने से एक नया जीवन आ जाता है नदी में, और नदी में तो मीठा जल है, समुद्र में तो खारा जल है, तो उस खारेपन में भी एक नया जीवन आता है, विनाश नहीं होता। तो हमारा जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में अति तीव्रता करने की जरूरत नहीं है। उसको हमेशा, यदि दुनिया में तुम्हें एक कल्पना करनी है, एक पुनर्रचना करनी है, तो आप दुनिया की पुनर्रचना में अपने फ्लो को स्लो रखोगे तो जरूर हो जाएगा। यदि आपका फ्लो फास्ट होगा तो आप कहीं भी फिसल के गिर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो जो नेतृत्व होता है, सामूहिक नेतृत्व होता है, वो उस सब उसकी संवेदनाओं को पहचान लेता है, जान लेता है कि कहां उसको आगे जाना और कहां उसको पीछे रहना। नेतृत्व का जो असली चरित्र है, असली गुण है, कहां उसको सुस्ताना और कहां उसको अपनी टीम के साथ थोड़ा तेज चल के भी आगे निकलना और कहां पीछे रहना। जिस व्यक्ति में ये समझ आ जाती है, वो समझ उस व्यक्ति के अंदर से पुनर्रचना के बीज बोने लगते हैं। और वो जो पुनर्रचना के बीज है, वो पुनर्रचना के बीज फिर निश्चित ही ऐसे वृक्ष बनते हैं जो सबको छाया देते हैं, फल देते हैं और जो चाहिए वो देते हैं। नहीं तो फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो फिर वो बड़े होने का कोई फायदा नहीं। तुम बड़े तो हो सकते हो तेज गति से चल के, लेकिन वो जो बड़प्पन है, वो बड़प्पन तुम्हारे अंदर के नेतृत्व को
आपके साथ घुल जाए, सब आपके साथ मिल जाए, सब आपके साथ एक हो जाए। तो सबको यदि नेतृत्व में उस गुण का विस्तार करना है कि सबको एक करना है, तो फिर एक बार फिर तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि तुम जरा देखो कि तुम कितना आगे जा सकते हो अपने कामों को करते हुए, और कहाँ तुम्हें पीछे रहने का मन करता है। तुम्हारे मन में आगे जाके काम करने का भाव है, या बीच में रहने का भाव है, या पीछे रहने का भाव है। ये तुम यदि अपने अंदर से आइडेंटिफाई कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें भविष्य में किस तरह से वो बाढ़ सुखाड़ मुक्ति की युक्ति खोजने का काम हो, या चला जानू या नदी का काम हो। उन दोनों कामों में तुम्हें एक जैसा ही नेतृत्व की जरूरत है। ये दोनों काम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों कामों में कोई अलगाव नहीं है। यदि ये 40 गांव का काम कर रहे हैं तो ये नदी के पुनर्जीवन का ही काम है, नदियों को अमृत वाहिनी बनाने का काम है। यदि आप अपने इलाके में कोई काम कर रहे हैं अकाल बाढ़ मुक्ति की युक्ति के लिए, तो वो भी वही काम है। इसलिए इन कामों को जोड़ना और जोड़ के उसमें अपनी भूमिका ढूंढना, ये सबसे जरूरी काम है। तो अभी हमें अपनी भूमिका ढूंढनी है दोनों में, बाढ़ सुखाड़ मुक्ति की युक्ति ढूंढने में और चला जानो या नदीला काम में। और इन दोनों का काम एक ही क्यों है, एक ही है, दोनों काम एक जैसे हैं, दोनों काम एक ही काम है, ये तुम्हें कैसे दिखता है, ये भी मुझे बताना है। कौन शुरू करेगा? आप शुरू करेंगे या कोई भी शुरू करे, कोई भी बोले? सबको ध्यान में रखते हुए मैं एक दो बातें, नदी 108 नदियों पे जो ग्रुप्स है, रिवर डेलीगेशन और थोड़ा दूर रखना जिससे आवाज साफ हो। तो पूरा वो बैकग्राउंड रखते हुए कुछ मेरे मन में आ रहा था, 108 ग्रुप्स है, तो अलग अलग उनकी परिस्थिति अलग है, उनकी कोर टीम्स अलग अलग है, उनके दिल में जो उतर के आया है चला जाऊंगा नदी लाइन क्या है, और वो जो जीआर है उसकी सीक्वेंस का क्या मतलब है, तो वो भी ऑकरेंस की जो आप बात करते हैं हर एक के नजरिए में कुछ तो बैठ गया, और उनके हिसाब से जिन जिन लोगों ने कोर ग्रुप के मीटिंग्स लिए हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अस, यानी वो हफ्ते में जो होता है चला जाने नदी का जूम मीटिंग वो अलग, आपस में जो होता है वो व्हाट्सएप में वो खुद मिलो, उसमें से कुछ ना कुछ तो दिशा उनकी तय हो गई है शायद, और कुछ दिशा के साथ एक गति भी तय हो गई, क्योंकि गति डिसाइड करते वक्त हमारे पास लोग कितने हैं, पैसा कितना है, सपोर्ट कितना है, सब वैसे उनके अस्तित्व के साथ ही वो जुड़ा रहता है, ये सबको पता है अपने साथ सपोर्ट किया, तो उनके दिल में कुछ ना कुछ तो दिशा है और गति है। दिशा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दिशा में एक तो व्याप्ति उन्होंने तय की होगी कि नदी का एक हिस्सा लेना है, पूरा लेना है, 2 विलेजेस लेने हैं, तो एक तो दिशा के भीतर उन्होंने व्याप्ति देखी होगी कि उस नदी पर क्या करना है, दूसरी व्याप्ति कितने समय के लिए कमिट करना है, और एक उन्होंने ये भी देखा होगा कि कितनी गहराई से काम करना है, क्या अवेयरनेस का काम करना है, हमारी ताकत उतनी ही है। कुछ लोग तो ऐसे है कि उनका सारा काम सर्वे भी हो गया, डीपीआर भी हो गया, तो ये अलग अलग लेयर पे है। तो मेरे ख्याल से एक बात जो स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है, तो स्थानिक कोर ग्रुप का क्लियर आइडेंटिफिकेशन उनका हो, हम न करें, उनका अपना अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन की कौन 5 या 10 या 15 उनको पूरी फ्रीडम देके उनके संवादित जो है, जिनका बैकग्राउंड क्लियर है कि हमारा शेयर बैकग्राउंड है और इनका संवाद बड़ी सहजता से होता है, ऐसा जो कोर ग्रुप है वो आइडेंटिफाई हो जाए उनका, और इनका आपस में स्वतंत्र संवाद हर हफ्ते में हो, चाहे कलेक्टर की मीटिंग हो या ना हो, चाहे फंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो,
एक साइक्लिक जैसे घड़ी चलती है वैसे जिस तरीके से आओ नदी को जाने का हर हफ्ते हुआ 2 साल के लिए कोविड के समय, तो कुछ भी कोई आए ना आए बस खोल के रखना है प्रॉब्लम। तो कमिटमेंट हर एक की फिर धीरे धीरे उसके साथ इंटीग्रेट करती है। तो इनकी जैसे एक उदाहरण मैं कहूँगा तापी नदी का कितनी साल है 45 एवरी 15 डेज राइट, एवरी 15 डेज तापी नदी का, तो उसमें 45 म्हणजे दर 15 दिवसांमध्ये 45-15 डेज आते। तो कोई किसी 2 लोगों को एंकर बनना पड़ेगा इसमें, क्योंकि संवादिता जो है उसमें से ही उनकी आपस की खुद की ताकत और दिशा और गति की बात है। हम और आपके साथ जब वो बैठते हैं, जैसे मैं एक एज्यूम करता हूँ कि कोई लोगों के ऐसे ही महीने के रोज आ गए थे, हम लोगों ने कोई तय नहीं किया, एक ग्रुप में हो जाता है, कुछ लोग सेंट्रल पोजीशन लेते हैं तो वहाँ लोग आते हैं पूछने के। तो ये बाहर से आया हुआ जो गति और दिशा है और उनकी जो गति जो दिशा है, हर एक केस में एक डिफरेंट मैचिंग है अच्छी। तो मेरे ख्याल से इतना इसमें वेरिएशन है, और आप जैसे कह रहे थे ये नया है, तो ये वेरिएशन को हैंडल करने के लिए कुछ तो the responsibility should be taken by the core groups from this. ये हा जो ग्रुप आहे तो असा आहे की याच्यातल्या अनेकांनी वर्षानुवर्ष काम केलं, पाण्यावर काम केलं, इतर विषयावरही काम केलं. काही लोक असे आहेत ते गव्हर्नमेंट सर्व्हिस रिलेटेड होते, परंतु त्यांना सामाजिक कामाची आवड असल्यामुळे ते याला जोडले गेले कुठल्या ना कुठल्या कारणासाठी, आणि ते आता याच्यामध्ये चांगले सक्रिय झालेले आहेत. हा एक ग्रुप आहे. फार थोडे लोक असे आहेत जे पहिल्यांदाच सामाजिक कामात पडले आणि त्यांनी जबाबदारी घेतली, असे फार थोडे लोक आहेत. तर असा मिक्स अशा पद्धतीचा हा ग्रुप आहे. आणि त्यामुळं ह्याच्यातले जे सर्व्हिसवाले जे आहेत त्यांची एक स्वतःची ताकद आहे, काही सपोर्ट त्यांच्याजवळ आहे, काही मिळाला तर ठीक, नाहीतर ते स्वतःच्या जीवावर करू शकतात अशी त्यांची मनोधारणा आहे. जे सामाजिक क्षेत्रामधून आलेले आहेत त्याच्यात 70% लोक असे आहेत की जे काही झालं तरी करणार आहे. ते भांडतील, कलेक्टरांबरोबर काही करतील, परंतु आता घेतलंय तर ते पुढे नेणार, ते करणार. 30% लोक असे आहेत की जे मिळालं तर करतील, नाही तर काही नाही करणार. असे फक्त 30% लोक असू शकतात. ते चेंज होत आहे. म्हणजे असंही दिसत आहे की हे चित्र थोडं दिवस आधी 50% होतं, ते आता 30%वर आले. म्हणजे हळूहळू ते अजून कमी होईल, तोही काही प्रश्न नाही. मला एवढंच याच्यामध्ये वाटतं की त्यांना मोटिवेशन जे आहे ते काही गोष्टींचं हवं आहे की त्यांच्या मागं ताकद कोण लागते, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ताकद जी लावायला लागते ते कोण आहे, आणि ते आता हळूहळू आपण आणतो. एक आहे की नाहीच काही झालं तर आपण मिनिमम ह्याच्यात काय करू शकतो. तर तुमचं म्हणजे आता जे काही चालू आहे त्या दृष्टिकोनातून एकतर प्रशिक्षणातून माणसं तयार करणं, लिडरशिप तयार करणं हा तो मुद्दा आहेच आहे, पण त्याच्याबरोबर एक आहे की प्रत्यक्ष फील्डवर ही प्रेरणा घेऊन जे कोणी काम करेल त्याच्यासाठी काही सपोर्ट देण्याची तयारी आहे. आणि एक जी कमी होती ती याच्यातून होऊन निघते आहे. दुसरी जी गोष्ट आहे की लोकांची एक भावना असते की आपण एक GR घेऊन पहिल्यांदा गेलो होतो आणि त्या GRची ताकद आपल्या हातात होती, पण प्रत्यक्षात त्या GRचा तेवढा उपयोग होत नाही आहे, आणि याच्यासाठी आमच्या लोकांनी काहीतरी केलं पाहिजे ही भावना लोकांमध्ये असते. आणि त्याचा उल्लेख ते बऱ्याच वेळेस करतात की हमारी कमिटी क्या कर रही है, हमारे कमिटी ने ये मुद्दे वहाँ तक ले जाने चाहिए. तो तर ते जे काही आहे गॅप, तो गॅप आहे की कमिटी काहीतरी करते आहे, वेळोवेळी मांडते आहे, ते त्यांच्यापर्यंत गेलं पाहिजे. तो एक मुद्दा आपल्याकडून मिस होतो आहे. तर कुठल्या तरी प्रशिक्षणामध्ये ते त्यांच्याकडे पोहोचवणं किंवा ग्रुप मीटिंग आपली जी होते त्याच्यामध्ये ते जाणं गरजेचं आहे. तो एक गॅप आहे थोडासा, आणि तो गॅप कमी झाला तर मग ही ताकद अजून वाढते. आता जे काही थोडंसं वाटतंय की आमच्या पाठीमागं कोण आहे, तर हे सगळं तुमच्याच पाठीमागं आहे, अगदी मंत्र्यापासून तुमच्या पाठीमागं आहे. आणि प्रत्यक्ष ज्या गोष्टी घडत आहेत ते मनुष्य स्वभावाचे दोष आहे. ओके,
अर्थ काढणे आणि मग त्याचा हे घेऊन पळ काढणे हा जो काही भाग आहे तो मनुष्याचे दोष आहे. परंतु यंत्रणा म्हणून ही सगळी आहेच आणि त्याचे परिणामही बऱ्याच ठिकाणी दिसत आहेत की अनेक शासकीय लोक कामाला उतरले, असं नाही मिळालं तर तसं, मर्जीना असो नाही तर नसो, परंतु आले, तर हे घडत चाललेलं आहे. हा एक वेगळं चित्र आहे काळ्या दृष्टिकोनात आणि हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यातले बरेच इथं आहेत, काही आलेले नाही आहेत, पण या सगळ्यांना हे व्हायला हवं आहे. ह्या मुवमेंटमधून खूप मोठं काम होणार आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे. आपण काही ना काहीतरी करणार आहोत. या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी जो काही चंग बांधलेला आहे तिकडं हे वाटचाल करतं आहे. आणि ही जे आत्ता आपण नवीन पाऊल टाकतो आहोत आणि ही जर आपण म्हणतो 12, मी म्हणतो 8 जरी झाली, 8 ते 9 जरी झाली तर खूप मोठी ताकद उभी राहणार आहे याच्यात. कारण काय आहे की आत्तापर्यंत फक्त आपण कुठंतरी जमलो, एक आदेश दिला, ओके, आणि लोक कामाला लागले, ओके. त्याच्यानंतर काही लोक कुठल्या तरी कार्यक्रमात गेले, त्या ठिकाणी त्यांना काही उपस्थित राहिले, त्यांना कळलं. परंतु अशा पद्धतीनं सगळ्यांशी संवाद होणं, 108 ते 108 लोकांशी संवाद होणं, ही गोष्ट याच्यातून साध्य होणार. वर्ध्यानंतर तसं एकत्रीकरण फारसं झालंच नाही. तर हे त्या विभागातलं एकत्रीकरण खूप चांगलं, कारण समान प्रश्न असलेले लोक एकत्र येतात, समान विभागातले लोक एकत्र येतात, त्यांचे प्रश्न सारखे असतात आणि तिथं काम करणारी यंत्रणा सारखी असते, त्याच्या ओळखीची असते. त्यामुळं त्याच्यासाठी आपण जे काही देऊ, सोल्युशन्स देऊ, चर्चा होईल, ती त्यांच्या खूप उपयोगी पडणारी असते. तर आपण या पद्धतीने जे काही करत आहोत ते खूप चांगलं आहे असं मला वाटतं. आणि याच्यातून आपलं जे मुख्य उद्दिष्ट आहे की आपण एवढं मोठं संघटन जे उभं केलेलं आहे, जलबिरादरी असेल आणि 5 पाटील, हे जे अजून एक संदेश जातो आहे की आम्ही लोक आपापल्या लेवलवर छोटे छोटे नेटवर्क, जर 5 पाटील आणि जलबिरादरी एकत्र येऊन काम करू शकतात, ओके, तर हे छोटे छोटे जे ग्रुप आहेत ते सहजतेने करू शकतात. हा अजून एक संदेश आहे. आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये आत्ता जे आपल्याबरोबर नाहीत त्याच्यातलेही बरेच लोक आपल्याबरोबर येतात. म्हणजे ही 108 ची संख्या 150 वर जायला काहीच हरकत नाही. न्यायची की नाही आपल्याला ठरवावं लागेल. ठीक है. हाँ, देखो मैं इस बात को जरा, सारे लोग लंबे समय से काम करने वाले लोग और हमारे अंदर कुछ लोगों में नेतृत्व का गुण है और साझा मिलकर प्रयास कर रहे हैं. उस प्रयास को हमें थोड़ा और बढ़ाना, उसके कुछ तरीके इसने बताए. पर जो जिस रास्ते पे मैं तुमसे सवाल पूछ रहा था वो रास्ता अभी तुमने नहीं पकड़ा. मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला. क्या था मेरा सवाल, जरा बताओ. मैंने आप लोगों से क्या सवाल किया था? दुष्काळ और स्थिति बदलने के लिए हम क्या कर सकते, क्या प्रयास कर सकते? वो आधी से केवल कैसे दुष्काळ बात करेंगे? दोन्ही कार्यक्रमामध्ये, दोन्ही प्रोग्राममध्ये हाँ. तुमची भूमिका आता काय असणार आहे? तुम्ही काय करणार? मैंने कहा कि दुष्काळ और पूर्ति जो है और इस नदी का जो कार्यक्रम है ये दोनों एक है. नदी वाला कार्यक्रम थोड़ा आगे का है पर बुनियादी काम है दुष्काळ और पूर्व मुक्ति का. दुष्काळ मुक्ति और पूर्व मुक्ति होगी तो नदियां पुनर्जीवित होंगी. नदियां उस काम के बिना पुनर्जीवित नहीं होंगी. जो शहरी नदियां हैं और जिनमें पॉल्यूशन है, जमीनों पर एनक्रोचमेंट है, ये सवाल थोड़े अलग तरह के. इन अलग सवालों को देखने की समझ तुम लोगों में सतत बढ़ रही है. जैसा नमकांत ने कहा कि आप लोग रेगुलर मिल रहे हैं और 8 लोगों की टीम है जो बराबर आपके साथ एक लीडरशिप के तौर पर आपके सवालों को सरकार के साथ उठा रही है. थोड़ी देर समय लगती है बट रिजोल्व हो रहे हैं सारे सवाल. कोई भी ऐसा निकला नहीं जिसको रिजोल्व किया नहीं.
बात तुम लोग आगे निकल गए पीछे छोड़ गए। भाई साहब आपकी परिस्थिती में बापू तुम्ही पण क्लिअरली आणि चुकलं तर तुम्ही ते करेक्ट। आज की परिस्थिति में ऐसे है कि जो 8 जो लोग हैं उनमें से बहुत ज़्यादा लोड अभी नरेंद्र पे है। बहुत एकदम क्लैरिटी से बात करें और बाकी 7 जो है उनके लिए भी एक एक नदी भी दे दी, यानी उनको डबल नरेंद्र भाई के लिए भी एक नदी दे दी। तो क्या होता है ये बाकी 7 लोग भी कई बार उनके जो इंडिविजुअल नदी का इशू है वो भी नरेंद्र भाई के पास। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो है नहीं यहाँ, पर एक प्रश्न हमारे मन में होना चाहिए उनके लिए भी कि क्या हम जोन्स में डिवाइड करके ये 8 लोगों के नाम जोन वाइज लिए थे, तो आज उनको महसूस हो रहा है कि बस मैं 8 में हूँ फिर भी मेरी एक नदी है वो तो मैं संभालूँ, पर उनके लिए वो जोन की एक एडिशनल जिम्मेदारी दी जाए, यानी कोई ऊपर से नीचे तो नहीं दे सकता, पर ये सोच है। और उसमें क्यों मैंने पहला जो सजेशन लिया वो मैं अभी खारिज करके, पहले इसमें ऐसा था कि ये हर एक नदी पे ग्रुप मीटिंग्स हो जाए, नहीं जोनल मीटिंग्स भी ये 8 के 2 2 2 4 भी हो गए, तो नरेंद्र भाई लेते हैं 2 मीटिंग्स 4 मीटिंग्स ले रहे हैं हफ्ते में, तो क्या जोनल मीटिंग्स भी हो, वो जोन पे हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि जोनल मीटिंग में क्या होगा एक सेकंड मिडिल सपोर्ट ग्रुप तैयार हो जाएगा। ये तो सारा जब नरेंद्र भाई के पास आ जाए तो वो अकेला कितना सॉर्ट आउट करेंगे ये मुझे जरा हमको लोड पड़ेगा। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिवली भी है, ऐसे नहीं, मैं सोचता हूँ आप सबसे पूछ लो क्या मैं कह रहा हूँ वो ठीक है क्या। देखो देर सवेर इन सारी सूचनाओं का एकत्रीकरण तो होगा ही, नहीं तो सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें होंगी। पर मैं अभी विनोद इस बात को नहीं कर रहा हूँ, इस सवाल को लिख लो विनोद, हाँ मैंने लिखा। तो इस सवाल को बाद में एड्रेस करेंगे। अभी तुम जहाँ मैंने सवाल शुरू किया वहीं से चलो ना यार, तुम बहुत आगे चले गए। तुम बताओ क्या सवाल था मेरा, तुम बताओ। ये जो दुष्काळपूर जो अभियान दुष्काळपूर मुक्ती युक्ती हाँ प्लस आपले जो तलागाव या नदी हाँ हे दोन्ही एकच आहे हाँ बिल्कुल। आणि या दोन्हीचा जो मुद्दा आहे आबा आहे किंवा जर दुष्काळ आणि पूर याच्यावर आपण जर हे काढलं पर्याय शोधला तर नदी आपोआप जागृत होणार आहेत, ते अमृतवाहिनी होणार आहे। हाँ मग आता जे आपल्याला हे करायचे किंवा हे जे दुष्काळ आणि पूर मुक्ती योजना आहे त्याला आपल्याला या सगळ्यांमधून पर्यंत होऊन जाणार आहे। हाँ तो देखो अभी हमारे सामने जो दुष्काल और पूर्व मुक्ति के काम है आप लोगों में बहुत लोग कर रहे हैं, पर जो सबसे जो मुझे जिसका पता है वो जिसको मैंने देखा है पिछले 5 साल में वो उज्ज्वल चौहान का मॉडल है। उज्ज्वल चौहान का जो मॉडल है वो दुष्काल और पूर्व मुक्ति का मॉडल है। ये जो 40 गांव 5 पार्टी वाला मॉडल है। ऐसे काम और कौन कौन कर रहे हैं, जरा हाथ खड़े करो करके। ये कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आप भी कर रहे हैं। और कोई? तो एक तो ये दोनों और हमारे उज्ज्वल प्रधान उज्ज्वल चौहान, और मैं इसको भी कहूँगा संतोष को भी, संतोष, इन चारों को बैठ के जरा ये देखना चाहिए कि अब भविष्य में हमें महाराष्ट्र में और दुष्काल मुक्ति के लिए ये जो ड्राउट एंड फ्लड कमीशन बना है दुनिया का, उस कमीशन में कौन लोग होंगे जो हमारे साथ, जैसे 2 लोगों ने अभी कहा हम कर रहे हैं, तो जो जमीन पे सीधा काम कर रहे हैं उनको जनरल असेंबली के मेंबर के तौर पर लेके आना,
अभी तुम्हारे सामने उज्जवल बैठे हैं। उज्जवल जो है वो डेक्कन प्लेटो के कमिश्नर हैं। तो जो डेक्कन प्लेटो है, उस डेक्कन प्लेटो में हम किस तरह से इस काम को, ड्राउट और फ्लड मुक्ति के काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इस टास्क को लेकर तुम्हारे पास टाइम है संतोष? या संतोष जी और श्रीकांत और उज्जवल जी, मैं आपका नाम भूल गया। हाँ, नलकानी जी, देशमुख जी, ये 5 लोग कहीं एक जगह बैठ लें और इनको ये कमेटी, ये जो ग्रुप है, ये टास्क देता है। पाइक राव का एक आदमी ले लो, वो भी काम कर रहे हैं। कौन जाएगा? अनिकेत हाँ, ये जाएंगे। तो ये एक आदमी होगा, 6। तो ये होंगे जो ये चर्चा करके आज सोने से पहले ये बताएंगे कि डेक्कन प्लेटो में कहाँ और इस तरह के काम की संभावनाएं हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से संगठन हैं, कौन से लोग हैं जो इस तरह के काम और कर सकते हैं, इस काम को बढ़ाना है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारी नदी की जो ये चल रही है इसके साथ उनको रिलेट कर सकते हैं। 2 काम हुए ना। पहला तो ये हुआ कि अपने इनको जनरल असेंबली के मेंबर चुनने हैं डेक्कन प्लेटो में, और यदि कोई है तो। और दूसरा काम ये हुआ कि इस काम को कैसे बढ़ा सकते हैं और कौन से लोग हैं। और तीसरा काम ये हुआ कि आपकी दृष्टि में इस ग्रुप में जो लीडरशिप में ऊपर उभर के आ रहे हैं, जो इस तरह के काम को समझ के दूसरे लोगों को तैयार करने में सक्षम है, वातावरण निर्माण का काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी एडवाइजरी काउंसिल में रखें। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। यदि वो वैसा काम भी नहीं कर रहे हैं, नदी में काम कर रहे हैं, पर उनके मन में है, उनकी ये समझ है, तो ऐसे लोगों को भी आप उसमें ला सकते हैं टेंटेटिवली। तो हम इस मीटिंग आज शाम को रात से पहले, सोने से पहले ये जरा डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब फंक्शनल काम पे आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सारे पहलुओं को निखार दिया है, अब थोड़ा फंक्शनल कामों पर आना पड़ेगा। तो आप तो हमारे यहाँ से कुछ बात कहनी हो तो कह दो, नहीं तो कह के आप अपने लोगों को लेके जाओ। 75 रिवर्स थी, वो 108 बन गया, अभी 113 बन गया। तो हर नदी पे 1-2 समन्वयक चुने गए। उन्होंने कई सारे लोगों ने नदी यात्रा भी की, कई सारे लोगों ने मीटिंग की, कुछ ना कुछ काम हुआ है, और उनकी अपनी एक टीम भी बन गई। तो ये जो 113 नदियों में 226 लोग को नियुक्त किया गया GR में भी, तो उनको एक लीडरशिप दी गई। और उन्होंने हालांकि चलो जोहार नहीं बनाया, तो जोहार की जो पूर्व तैयारी अवेयरनेस कैंपेन उसके लिए जरूरी है, तो उसने तो कर ली। ठीक है, तो ये सारे के सारे जनरल असेंबली के मेंबर होने के लिए अभी हम 4-5 लोगों ने काम कर लिया, तो ये तो मेंबर हो ही जाएंगे। भाई ये प्रस्ताव आपको उज्जवल जी का ठीक लग रहा है? यदि ठीक लग रहा है तो फिर मुझे ताली बजा के सुना दो। ठीक नहीं लग रहा है किसी के मन में सवाल है तो बता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि भाई ये इन दोनों कामों को एक दूसरे के बहुत करीब मानते हैं, इसलिए इनके मन में ये सवाल आया कि भाई ये जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं नदियों पर, उनके अंदर ये समझ है, वो ड्राउट और फ्लड को समझेंगे ही, पुर को भी समझेंगे और दुष्काल को भी समझेंगे, इसलिए उनके अंदर की ये स्टैंडिंग है। इस स्टैंडिंग को आगे लेके हम लोग ऑफिशियली जो अभी गवर्नमेंट में GR में जो नाम आ गए हैं, वो उनको लीडरशिप लेनी है देर सवेर इस साल में आगे जब भी, और वो उन्होंने लीडरशिप ले लिए। बहुत सारे लोगों ने, तो जैसा रमाकांत ने कहा, ऑलरेडी बहुत सारे काम कर दिए, कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी बना दी, तो उनके अंदर तो ये लीडरशिप का गुण है ही। तो मैं समझता हूँ ये प्रस्ताव तो सबको मंजूर है ऑफिशियली। आगे तो ये आइडेंटिफाई हो गए कि ये एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर। अभी चर्चा में भी ये आया कि इनको काम करने के लिए सपोर्ट सिस्टम है, जो रिसोर्स मैपिंग करनी थी, तो रिपोर्ट बनाने
के लिए कुछ फंडिंग जिया में प्रशासन से आना अपेक्षित था। कई जगह आया, कई जगह नहीं आया, शायद कहीं नहीं आया। और काम करने के लिए उनको एम्पावर करना पड़ेगा, रिसोर्स देने पड़ेगा। जैसे आज की मीटिंग में भी बादारी जी आए हैं, तो ये खुद होके बोल रहे हैं कि हमारा जो ये इलाका है खेड़, वहाँ चाइना की कंपनी है, वहाँ एक कंपनी का है इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो इनके CSR HR हेड जो है इनके कॉन्टेक्ट में, जैसे अभी औरंगाबाद का इलाका है, नासिक का है, गोदावरी का है, तो रिसोर्स मैपिंग के लिए जो CSR से मोबिलाइज करने का जो एक ऑप्शन है, रोटरी जैसा संस्था का ऑप्शन, नाम फाउंडेशन, BJ जैसा ऑप्शन है, तो इनको मैप करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल में कुछ लोग लिए जाएंगे, ताकि जैसे आपने बोला कि इनके पीछे कौन खड़े, 226 लोग तो काम करने के लिए रिपोर्ट बना दिया उन्होंने, अवेयरनेस कैंपेन बना दी, पर उसको एग्जीक्यूट कराने वाले कौन है? हाँ, रिसोर्स मैपिंग के लिए वहाँ से जैसे औरंगाबाद के इलाके में अगर ये ग्रुप बोल के जाता है, आप जाते हैं उनमें ड्यूअर्स आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने 17 गाँव में मीटिंग में 17 गाँव में 200 लोग मीटिंग में आए, अभी 17 गाँव में से 4 गाँव 5 गाँव में आज वो काम करने के लिए तैयार है, जोहाड़ बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें कोई बजाज, कोई स्कोडा, कोई कंपनी हो कि बजाज है तो उधर 150 करोड़ रुपये स्पेंड कर चुके। इनके जो गाँव है 5 गाँव के लिए 10 लाख रुपए हम बोल रहे हैं और एकदम मिनिमम अमाउंट बोल रहे हैं। हमें एक ही झटके में पूरा का पूरा गाँव ट्रांसफर करने का आइडिया नहीं। हमारा आइडिया है कि सीडिंग कैपिटल 2 लाख रुपए गाँव को देंगे, लेकिन वो भी जो रिक्वायरमेंट है उसका मोबिलाइजेशन करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल में लोग लीजिए। आज के डेट में जो मीटिंग कंडक्ट हो रहे हैं सबको बांध के रखे हो, जैसे बोधनकर जी, नरेंद्र जी, अपने नौगान जी है, स्नेहा अपनी श्वेता जी है, स्नेहा धुंडे, सुनान जी, तो ये लोग जो है इन्होंने लोगों को पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, कनेक्ट करके। अपने विशाल जी है, उन्होंने तापी के इलाके को जो लोग उन्होंने पकड़ के रखा है। तो ये जो लोग हैं जो लोगों को बांधे हुए ये एडवाइजरी काउंसिल में लिए जाए, ठीक है। और फिर इन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे ऐड किए जाए जो रिसोर्स अवेलेबल करके, जो फूड सोल्जर ग्राउंड पे काम करने वाले लोग, उनको अगर ये गारंटी मिलेगी कि अपने को मशीन मिल जाए, तो मीटिंग जब लेते हैं अवेयरनेस कैंपेन करते हैं तो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आपको हम काम करवाते हैं। और भाई जी अपने को टोटल बजट इसका रिसोर्स मैपिंग का खाली 1200 करोड़, पूरा महाराष्ट्र एक जनरेशन के लिए 12 वर्ष का मुक्त करना है, तो उसको 1200 करोड़ का बजट, 1200 करोड़, क्योंकि 40 गाँव तहसील का हमारा अब तक का एक्सपेंडिचर 4.5 करोड़ और लगभग 300 तहसील है महाराष्ट्र में, जो कोकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी रिमेनिंग महाराष्ट्र जो है पूरा दक्कन प्लेटू जिसमें कोकण तो दक्कन प्लेटू में आता है, लेकिन मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र का खानदेश हमारा और विदर्भ, तीनों की जो प्रॉब्लम है सिमिलर है। और इन एक तहसील को अगर 4 करोड़ मिल जाते हैं, लोग उतने ही पैसे डालते हैं, अपना ये मॉडल जो है वो लोकसभा का मॉडल है, उतना अगर पैसे डालते हैं तो एक ये दुनिया भर में पहले एक हिस्ट्री बन गई कि सारे नदी और इनमें जो समन्वयक चुने गए वो नदी के ही नाम पे चुने गए, ये अच्छी बात है। तो तहसील या डिस्ट्रिक्ट के समन्वयक नहीं, और नदी के समन्वयक। अभी जिन नदियों में लंबाई बड़ी है 50 किलोमीटर से ज़्यादा, तो 2 आदमी की बियॉन्ड कैपेसिटी, तो उसमें और ज़्यादा समन्वय जोड़ने की जरूरत है। देखो मुझे किसी पे कोई डाउट नहीं है, मुझे आप सब लोगों पर बहुत विश्वास और भरोसा है, पर ये भरोसा जब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप समझदारी के साथ इस तरह के कामों में अपने हाथ और पैर लगाते हैं, फिर उसमें बदनामी होने का डर नहीं होता। नहीं तो इस तरह के बड़े काम जब शुरू होते हैं तो इस तरह के काम करने वालों की टांग पकड़ के खींचने वाली एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। काम करने वालों से ज्यादा टांग पकड़ के खींचने वालों की फौज बड़ी होती है। उस बड़ी फौज को ठीक से ठिकाने पे रखना, उसके लिए आपको एक अपने काम की समझदारी चाहिए होती है। यदि आपके अंदर वो समझदारी है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर चीज को अपने
बड़ी स्टोरी छपी, लेकिन जितना अखबारों में अच्छा प्रचार हुआ उससे ज्यादा खराब प्रचार में मेरे खिलाफ पूरे अलवर शहर में 15,000 लोगों ने प्रदर्शन किया कि ये कोई बाहर का आदमी आ गया है, जबकि मैं जयपुर का था, जबकि मैं राजस्थान का था। कोई बाहर का आदमी आ गया है और वो धर्म परिवर्तन का काम करवाएगा। कर नहीं रहा था, करवाएगा। परिवर्तन का काम कर नहीं रहा था वो, किसी ने नहीं कहा परिवर्तन का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें एक आधा उदाहरण तो रखना होगा। वो कह रहा था ऐसे काम तो कभी होते ही नहीं थे, ये तो कुछ ना कुछ चक्कर है। चक्कर क्या है हमें पता नहीं। तो ये जो काम है जिसके बारे में अभी उज्जवल जी ने कहा, ये एक बड़ा काम है, एक बड़ी कल्पना है, और उसमें एक बड़े साधन भी लगेंगे, बड़ा पैसा भी लगेगा। और जब ये पैसा आता है तो उस पैसे से लोगों की आंखों में बहुत कुछ गड़ जाता है। तो उज्जवल इस तरह के काम करने में, काम शुरू करने से पहले नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या है उसको भी जान लेना, समझ लेना और उसकी समझ के साथ तैयारी करना जरूरी है। दोस्तों, मैं यहाँ 1 मिनट रोक के तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी क्या, जो मेरी बीती हुई और जो मैंने देखी, उसके आधार पर मैंने ये बताया कि हमारा समाज ऐसा है। हमारे समाज में 5 तरह के लोग हैं। 100 में से 1% लोग हैं जो प्रोफेशनली लेग पुलिंग एक्सपर्ट हैं। वो टांग पकड़ के खींचने में इतने माहिर होते हैं कि आपकी जब वो टांग पकड़ के खींचते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, और वो ऐसा पटकते हैं कि आपकी नाक भी टूट जाती है, माथा भी टूट जाता है। पर कितने हैं? 100 में से 4% लोग ऐसे होते हैं जो जिनके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं होता। जहां देखी तया परात, वहां गवाई सारी रात। इसको हिंदी में कहते हैं अवसरवादी, अंग्रेजी में कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट, और उसका एक शब्द और निकला है, पावर ब्रोकर है ये लोग। जहां पावर होती है वहां चले जाते हैं। पर कितने हैं? 100 में से 4। 90% लोग ऐसे हैं जो कभी जिनके मन में किसी का बुरा करने का विचार ही नहीं आता, लेकिन ये कभी किसी का अच्छा भी नहीं करते। बुरा करने का विचार नहीं आता और अच्छी करने का जज्बा नहीं है, आगे आके कुछ करना। तो मैं इन लोगों को कहता हूं कि हमारे समाज में सबसे बड़ी शक्ति सज्जन और डरपोक और सोए हुए लोगों की है, जो जगे हुए भी सोए रहते हैं। कितने हैं? 100 में से 90। आज की तारीख में भी 4% 100 में से 4 लोग आप जैसे हैं, जो अपना घर बार बीवी सबकी चिंता छोड़ के अच्छे काम के लिए आगे आते हैं, आगे आके बात करते हैं, आगे आके रास्ता खोजते हैं। मैं इनको कहता हूं कि समाज में अभी भी प्रेरक शक्ति जिंदा है, जो खुद भी करती है, दूसरों को प्रेरित भी करती है अपने काम से। तो ये 4% है। अब कितना बचा? 1 बचा। ये जो 1% लोग हैं, ये पुराने जमाने में नगर गुरु और ग्राम गुरु कहलाते थे, और ये इन चारों का चरित्र जानते थे, चारों का। और जब इनको कोई अच्छा काम करना होता था तो सबसे पहले ये जो 100 में से 4 लोग हैं ना, इनको बुलाते थे, इनको प्रेरक लोग। और ये जैसे ही दोनों मिलते थे, ये जो 100 में से 90 लोग हैं, इनका डर निकल जाता था कि यार ये दोनों लोग अच्छे हैं, ये कोई धोखा नहीं देंगे हम, चलो इनकी बात सुनते हैं। तो ये 100 में से 90 लोग इनकी बात सुनने आ जाते थे। तो जो पावर है समाज की वो यहां आ गई। तो ये 4% लोग क्या करेंगे बताओ? मिल जाएगी। बिना बुलाए आएंगे भाई, क्योंकि ये तो अवसरवादी हैं, ये तो बिन पैंदी के लोटे हैं और पावर की ब्रोकरी करते हैं, सत्ता की। जहां पावर है वहां जाते हैं। तो ये यहां आ जाएंगे। फिर कितने बचे? 1 बचा। ये एक इन सबका कुछ बिगाड़ सकेगा क्या?
तो पुराने जमाने में कुछ अच्छे काम ऐसे हो जाते थे। मैंने देखा कि मेरी जिंदगी में जब मैंने 40-42 साल पहले काम शुरू किया तो ये सब लोग जिंदा थे। अभी ये लोग बदल गए हैं। आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज की तारीख में भी 5 तरह के लोग हैं और ये तो 1% वैसा का वैसा है, ये भी वैसा है, ये भी ऐसा है, ये भी वैसा है, ये बदल गया है। ये अब ग्राम गुरु और नगर गुरु नहीं बचा, ये अब नेता बन गया है पार्टी का। समझ गए? हर जगह ये नेता मिल जाएगा आपको, हर गांव में मिल जाएगा। और ये जो नेता है, ये जब इसको कुछ करना होता है तो सबसे पहले किसको बुलाता है? इसको बुलाता है 1% को, और ये दोनों मिले और ये तीसरा बिना बुलाए जाके चिपक जाता है। और ये जो है ये तो प्रेरक है, ये तो इनमें जाके मिलेगा नहीं। और ये जो है ये डरा रहता है कि यार ये सब बड़े दुष्ट लोग हैं, पता नहीं क्या धोखा देते, अपने को कहाँ फंसा देंगे। तो जो ताकतें हैं, ये ताकतें बिखर जाती हैं और ये मिल जाते हैं। इसलिए आजकल अच्छे काम करने के लिए आपको इन 5 को पहचानना पड़ेगा। यदि तुमने 5 को पहचान लिया तो फिर तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता और तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। हमारे नेता के अंदर ये गुण होना चाहिए कि 5 को पहचान कि ये अवसरवादी कौन है और ये नेगेटिव दुर्जन शक्ति कौन है और ये सज्जन शक्ति कौन है और ये प्रेरक कौन है। यदि आपने इन 4 को पहचान लिया तो फिर ये 5वां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब ये 5वां बचा नहीं। अब तो 5वां तुम्हारा दुश्मनी हो गया, इसके साथ नहीं। पहले ये था, पहले ये जो सज्जन लोग थे जिनको गुरु कहते थे, वो जो सत्य है उसके लिए कहीं भी खड़ा होकर बात करते थे। जी आप कुछ कह रहे योग्य आहे। पण माझं म्हणजे सूचना अशी होती की जे 4% समजा आमच्यातले आहेत, हे 4% कुठे जाऊ शकत नाही आणि एकटा जो मनुष्य त्या याच्यातला असेल तो सगळ्यांना अपोज करू शकत नाही किंवा तो सगळ्यांना ओळखू शकत नाही। त्या एकाच्या पाठीमागे जर आमच्यातले 4 जण जर त्याच्यात गेले, म्हणजे एक प्रेशर टीम जर तयार जर झाली तर त्या बाकीच्या उरलेल्या लोकांना आम्ही अपोज करू शकू ना। थोडक्यात सांगायचा मुद्दा, समजा आपल्याकडे डॉक्टर स्नेहल दोंदे आज त्यांच्यावर ज्या हे होऊ राहिल्यात, कोर्ट केसेस होतात किंवा हे होतात, त्यांच्या जवळपासचे समन्वय किंवा त्यांच्यापासून थोडेसे असतात ज्यांना जाणं शक्य आहे, त्यांची जर त्यांना जाऊन जर साथ मिळाली तर आपला ग्रुप मोठा होऊ शकतो आणि तिथं त्या लोकांना अपोज करायला आपली सुद्धा एक पॉवर तयार होईल। म्हणजे एक प्रेशर टीम होणं गरजेचं आहे असं मला ज्ञानी नाही। त्याच्यामुळं विशेषतः वाळूच्या संदर्भात, कारण नदीचं काम करताना सगळे जे संवेदनशील आणि विशेषतः नंतर संघर्षाचे प्रसंग येऊ शकतात, असे प्रसंग म्हणजे एक वाळूच्या संदर्भातला आहे, दुसरा अतिक्रमणाच्या संदर्भातला आहे, तिसरा सांडपाण्याच्या संदर्भातला आहे। सांडपाण्याच्या संदर्भात आम्ही असं पाहिलं की जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून फंड्स गावाला भरपूर मोठ्या प्रमाणात आता येत आहेत आणि जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून ज्या वेळेला घरोघरी नळ जातील त्याच्यानंतर सांडपाणी म्हणजे पाण्याचा वापर वाढणार आहे आणि सांडपाणीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात येणार आहे। आता सध्या परिस्थिती अशी आहे, विशेषतः जी मोठी गावं आहेत, 5000 लोकवस्तीपेक्षा अधिक मोठी गावं आहे नदीच्या कडेला, त्या गावांचं सगळं सांडपाणी नदीला सोडलेलं आहे, त्याची कुठलीही प्रक्रिया केलेली नाही। ग्रामसेवक किंवा सरपंचांना याचं काय करायचं याच्याबद्दल ज्ञान नाही, BDO साहेबांना सुद्धा याच्यातलं पूर्ण ज्ञान नाही। त्याच्यामुळं सांडपाण्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी जर आपल्याकडे एखादं मध्यवर्ती ज्यांना त्याच्यातलं ज्ञान आहे आणि आधुनिक तंत्राच्या सहाय्यानं सांडपाण्याचं व्यवस्थापन, कारण शोषखड्डे घेणं हा सुद्धा काही 100% मार्ग नाही आहे, तर त्या संबंधानं आपल्याला कमी खर्चामध्ये किंवा तिथलं जे बजेट असेल त्या बजेटमध्ये तातडीनं काय करता येईल याचं मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे तज्ज्ञ असणं गरजेचं आहे। दुसरं, वाळूच्या संदर्भात पवार साहेबांनी त्या दिवशी बरेच GR जे आहे गव्हर्नमेंटचे ते सांगितले आणि आम्हालाही त्याची माहिती नव्हती। म्हणजे ही जी माणसं आहेत जी सरकारात बसलेली आहेत आणि त्यांना त्याच्या संबंधी माहिती आहे,
तर त्यांच्या जोडीला अजून काही आणखी सामाजिक कार्यकर्ते जर ते असतील तर आमचे प्रश्न आम्ही त्यांच्याकडे घेऊन जाऊ आणि ते आम्हाला त्याच्याबद्दल मार्गदर्शन करू शकतात आणि पुढच्या कामाला आपल्याला दिशा मिळू शकते. तिसरी आणखी गोष्ट अशी झालेली आहे विशेषतः आमच्या भागामध्ये की आढळा नदीवर जे धरण झालेलं आहे 1 TMC 1060 MCFTचं, त्यावेळेला नदी त्या धरणाच्या खालची नदी ही कोरडी पडेल असं कुणालाही वाटलं नव्हतं. परंतु परिस्थिती आता अशी आहे की धरण झाल्यानंतर नदीचं पात्र खाली पूर्ण कोरडं पडतं आणि तिथली बायोडायव्हर्सिटी पूर्णतः नष्ट होते. त्याचबरोबर नदीकाठच्या त्या भागाला धरणाचं पाणीसुद्धा मिळत नाही. म्हणजे दोन्ही इथून मागं त्यांना पाणी मिळत होतं ते पाणी आता त्याला मुकलेले आहेत. धरणातून जे पाणी कालव्यातून सुटतं ते त्यांना मिळत नाही. हा नवा मुद्दा आलेला आहे. तर असे जे काही नवे मुद्दे आहेत का त्याच्या संबंधी सरकारमध्ये काही कायदे करावे लागतील किंवा आपल्याला मागण्या कराव्या लागतील. तर हे प्रश्न सोडवण्यासाठी सुद्धा आपल्याकडं त्या क्षेत्रातली तज्ज्ञ मंडळी असली पाहिजे. म्हणून एखादी कोर कमिटी आपली जर तज्ज्ञांची असली तर बरंच याच्यामध्ये मार्गदर्शन होऊ शकेल. आणि चौथी गोष्ट की काही कायदेशीर प्रश्नसुद्धा निर्माण होऊ शकणार आहे जिथं जिथं ॲक्टिव्ह लोक आहेत आपले त्या ठिकाणी. तर त्यावेळेला आपल्याला वकिलांची सुद्धा एक टीम आपल्याकडं मध्यवर्ती असणं गरजेचं आहे. हे जर झालं तर एक सपोर्ट सगळ्यांना मिळू शकतो आणि काम आपलं पुढं जाऊ शकतं. देखो इनका प्रश्न म्हणजे त्यांच्या लग्नाला पैसे लागले, मुलाला काही आजार झाला त्यावेळेला त्यांच्या घरी जातात, वेळेकाळीला धावपळही करतात आणि अशा वेळेला म्हणजे तो प्रश्न इतका गुंतागुंतीचा आहे की एका बाजूला जर आपण म्हटलो की सगळ्या ग्रामसभेनं तो निर्णय घ्यावा तर सगळी ग्रामसभा निर्णय घेऊ शकत नाही किंवा ते त्यांच्यावर दबाव आणून तो फेटाळून लावू शकतात. म्हणजे मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे, आपल्या क्षमतेच्या एक प्रकारे बाहेरचा आहे. म्हणजे या लोकांशी तोंड देणं आपल्याला तसं सहजासहजी शक्य नाही. मग हा आयरनीवरचा मुद्दा आहे, आपल्या नदीच्या दृष्टीनं तर महत्त्वाचा मुद्दा. मग हा घ्यायचा की नाही मुद्दा, नाही तर मग तो बाजूला करून आपण तो विषय सोडून द्यायचा असं तरी करावं. त्यामुळं ते चालू आहे. शेवटच्या मीटिंगमध्ये सविस्तर शासन निर्णय काढून 2022 1 वर्षापूर्वीचाच महसूल विभाग महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय आहे आणि त्याला आधार केंद्राच्या ज्या सेंट्रलच्या मायनिंगच्या गाईडलाईन्स आहेत त्या आधारावरती तो शासन निर्णय आहे. त्याच्यामध्ये बहुतेक वेळेला गाव पातळीवरच्या मंडळींचीच तक्रार असते की गावाचं उत्खनन हे वाळूचं उत्खनन होतं. शहरातला कुठलाही व्यक्ती हा विषय घेऊन येतो परंतु गावकरी नेहमी विषय करतात की वाळूचं बेकायदा उत्खनन होतं. याच्यामध्ये मी सांगितलं की ग्राम पातळीवरती एक समिती आहे आणि या समितीमध्ये स्वतः ग्रामपंचायतीतले मेंबर आहेतच आहे. तर शासन निर्णय असं म्हणतो की फक्त ग्रामपंचायतीची मंजुरी नाही तर ग्रामसभेची मंजुरी पाहिजे. ग्रामसभेमध्ये काय आहे की 18 वर्षापेक्षा वरच्या वयाचा ज्याला मतदानाचा हक्क आहे तो सगळेच लोक त्या ग्रामसभेचे सदस्य आहेत. मग या ग्रामसभेने जर ते ठराव केला तर त्या ठिकाणी त्या गावातली वाळू उत्खननाला पूर्णपणे 100% बंदी किंवा असंमती दर्शवली तर उत्खनन होणार नाही. अशा पद्धतीनं तरतूद आहे म्हटलं. याच्यासाठी गावकऱ्यांनी एकत्र ग्रामसभेमध्ये तशा पद्धतीनं निगेटिव्ह वोटिंग केलं पाहिजे आणि तसं रिपोर्टिंग ते महसूलला गेलं तर होणार नाही. आता हा विषय सांगितला. त्याचबरोबर आता सरांनी जो विषय सांगितला की असं असून देखील सरांनी जे वेगवेगळी कारणं सांगितली ग्रामसभेला मेजॉरिटीमध्ये लोक येत नाहीत किंवा ते त्या ठरावाच्या विरोधाने मतदान का करू शकत नाहीत. तर काही वेळेला ते मसल पॉवर्स वापरतात किंवा काही वेळेला त्यांना आमिष दाखवतात किंवा काही वेळेला ते लोक अडचणीत असलेल्या त्यांना पैशाची मदत करतात. त्याच्यामुळे ग्रामसभेत हा ठराव काय होऊ शकत नाही आणि वाळूच्या विरुद्ध काय आपलं वोटिंग किंवा ग्रामसभेचा ठराव येतो. आता याच्यामध्ये दुसरं काय सांगितलं की आता बघा म्हटलं जसं प्लास्टिक बंदीला वेगवेगळ्या टप्प्यात प्रयत्न केले गेले. तयार करणाऱ्या कारखानदारांना बंदी घातली. कारखानदारांनी पुन्हा छुप्या पद्धतीने काही लोकांनी ते तयार केलं. त्याच्यानंतर मग सेलर जे आहेत म्हणजे होलसेलर जे आहेत होलसेलरच्या दुकानावरती रेड केली, त्यांना नियंत्रित केलं. त्याच्यानंतर काही होलसेलर किंवा काही रिटेलर चोरून विकायला लागले, तेही तिथं कंट्रोल नाही झालं. शेवटी दुकानदाराला सांगितलं की तुझ्या दुकानात हे प्लास्टिक विकताना दिसलं तुझ्या दुकानावरती दंड आहे. त्या दुकानदारावरती पण कंट्रोल केला परंतु तरी देखील पूर्णपणे सिंगल यूज प्लास्टिक थांबलं नाही. तर ह्याच्यावरती शेवटी शासनाने काय केलं की जो व्यक्ती वापरतो ज्याच्या हातात प्लास्टिक आहे जो
स्वतः त्या प्लास्टिकमधून त्या पिशवीमधून बाजार घेऊन जातो त्यालाच दंड बसवायला सुरू करायची. तर हीच कॉन्सेप्ट आपण वाळूला वापरू. नैसर्गिक वाळूवरती बंदी आहे ना, तर ज्या घराच्या समोर, ज्या बिल्डिंगच्या समोर, ज्या बिल्डरच्या कॅम्पसमध्ये अशी नैसर्गिक वाळू दिसेल त्यालाच दंड लावायचा. त्याला विचारायचं हे नियमाने आणलेलं असेल तर तू महसूलच्या पावती दाखव, नियमाने आणलेले सगळे रेकॉर्ड दाखव, नाहीतर तुझी वाळूही जपतील तुझ्या प्लॉटवरची आणि त्याचबरोबर तुला दंडही बसेल. दंडाची रक्कम पुन्हा ही मोठी घातली पाहिजे. आता ज्या दंडाच्या रक्कम आहेत त्या नॉमिनल आहेत, 1 पट 2 पट 3 पट फार फार तर 5 पट. म्हणजे दंडाच्या रक्कम अशा मोठ्या काढल्या पाहिजे की परत भविष्यात जाऊन तुम्ही तशा पद्धतीचा गुन्हा किंवा तशा पद्धतीनं तस्करी करून चोरून आणलेली वाळू विकत घ्यायची डेअरिंग करू. अशा पद्धतीने एक ह्याच्यामध्ये होऊ शकतो सर, सोडू शकतो. सुंदर. सुमन तुम कुछ कहोगे? पीपल्स का मेगा फोरम लोगों का खड़ा करो, ऐसा सरकार का लगा. सर जो मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम है 1949, उसका एक आर्टिकल है कलम 45, उसके अनुसार हर गांव में ग्राम सभा गौण खनिज व्यवस्थापन कमेटी नामक कमेटी कर सकती है, जो ये जो एक्टिविटी है रोकने में आपको गांव को मदद कर सकता है. गौण खनिज व्यवस्थापन समिति जो हम मोटिवेट करेंगे ग्राम सभा को, लोगों को, ग्राम पंचायत को, जैसे कि हम अभी ग्राम पंचायत के साथ काम कर रही है, तो लोगों को मोटिवेट करेंगे. ऐसा ठहराव ले लो, ग्राम सभा में ये सब्जेक्ट ले लो और गौण खनिज व्यवस्थापन कमेटी स्थापन करो, जो कि टीम हमारे सपोर्ट को या लोगों का जो गांव में जो वाहन की चोरी होती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक टीम एज इन सर के साथ में मेरा जो मुद्दा जोड़ना चाहूँगा, फोरम तैयार होगा कमेटी का जो लीगल उसको ऑथेंटिसिटी रहेगी. आपकी बात पवार साहब. पण 2009ला लोक हायकोर्टात जाऊन त्यांनी बंद केलं. अगदी गावकडे ते रावणीकडे एक मराठीत म्हणे, तर त्या गावातले लोक जागरूक झाल्याने कन्नड तालुक्यात, गाणगापूर तालुक्यात आणि वैजापूर तालुक्यात पण अगदी वाळू माफियासारखे लोक हद्दपार झाले. तर शेवटी कायद्यापेक्षा गावकऱ्याचं वचन महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्या नागरिकांना पण जागी करवणं खूप महत्त्वाचं आहे. बाकी कायद्याच्या किती याच्यात म्हणला पद्धत ह्या गोष्टी शक्य नाही होणार. त्याच्यात त्याच गावातले लोक जागी करणं. अगदी गंगापूर तालुक्यात सिरसगाव म्हणून गाव आहे, तर एक जणांनी तिथे ट्रॅक्टर टाकलं होतं तर त्या लोकांनी ते ट्रॅक्टर पेटून दिलं. इथपर्यंत हे केलं म्हणजे लोक जर एकत्रित झाले तर ही गोष्ट संपू शकते. पण त्याला आपण कायद्याचा आधार म्हणलं ना, आपण ग्रामसभा हे तर मराठवाड्यामध्ये ग्रामसभा कशा होत्या, 4 लोकांमध्ये होते, ते सदस्य लोक पण वेगळा, ती ही परिस्थिती आहे. आणि हे कायद्याच्या चौकटीत जाऊन होणारच नाही. त्याला लोक जागी करणं किंवा लोक समिती तयार करवणं हे महत्वाचं आहे. शेवटी इसकी कितनी उपलब्धता है, क्योंकि जब कलेक्टर के साथ इस सबकी बात हुई तो उसने हमें यही पूछा कि ठीक है आप कह रहे हो वो अच्छा आदमी था, भाई साहब के साथ सांगली में भी उसके उनके मार्गदर्शन उन्होंने काम किया था तो सपोर्ट करता था, लेकिन उसने मुझे ये बात पूछी कि अगर तुम कह रहे हो कि बंद कर देना है तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन आज जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे जरूरत है तो उसका क्या. तो ये 2 चीजें भी बस चर्चा में हम ध्यान में रखें. मैंने तो 88 में 88 में माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी. और फॉर्चुनेटली मैं उसमें बहुत अच्छे से जीत गया. ये जरूरी नहीं था कि इतने बड़े माफिया के साथ आप 4 राज्यों की खदानें बंद करवा देंगे और आप जिंदे बच जाएंगे. ये संभव नहीं था, पर मैं बचा हुआ हूँ. मेरा कोई कुछ 5 बार उन्होंने जानलेवा हमला किया पर कुछ हुआ नहीं, बिगड़ा नहीं, जिंदा हूँ. बस एक बार ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं 6 दिन तक 6 महीने तक कोमा में रहा, फिर भी जिंदा होकर आ गए. तो ये बहुत ही टेरेबल चीज़ है. लेकिन ये टेरेबल किसके लिए होती है? जो डरते हैं. मैं डरा नहीं, कभी नहीं डरा. उस सब घटनाओं के बाद भी नहीं डरा, फिर भी मैं उसी तरह से लगा रहा. और फिर एक कानून भी बन गया, कानून की भी पालना नहीं की. ये चोर लोग हैं, माफिया जो होता है ना बहुत चोर होता है. लेकिन पवार साहब ने जो बात कही ना वो थोड़ी प्रैक्टिकल बात है, और जो इन्होंने भी कही दोनों, मुझे लगता है कि हम लोगों को आज एक मजबूत टीम बनानी चाहिए. क्योंकि पवार साहब तो सरकार में है तो ये तो उसमें नहीं हो सकते, लेकिन ये आपको उसमें सलाह मशवरा दे सकते हैं, उसको उसमें गाइड कर सकते हैं. तो हम में से कुछ 5 लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के माइनिंग के सवालों पर
जैसे इन्होंने ये घटना बताई ना कि उसको हाई कोर्ट में जाके इससे ले आए, काम बंद पड़ा है, वहाँ नहीं हो सका। तो ऐसी ऐसी कोशिशें जहाँ भी पूरे महाराष्ट्र में हो रही हैं, उन सबकी डिटेल्स पता करना, उन सबको जानना और ऐसी लड़ाइयों के साथ मॉरल सपोर्ट देना। जहाँ जहाँ इस तरह की लड़ाइयाँ हैं वहाँ जाके हमें उनके साथ खड़े होना और उनको कहना कि नहीं हमारे साथ है। तो तुमने कहीं भी जाके कुछ लोगों को मदद की। मैं सच बता रहा हूँ, आपके राज्य में माइनिंग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन निकल आया। अभी तक क्या हुआ है कि जो लोग लड़े उन्होंने अपने इलाके की माइनिंग बंद करा दी, लेकिन ये दूसरे इलाके में भी होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो लड़ाई शुरू की थी वो एक बहुत छोटी सी जगह से शुरू की थी, उसका नाम है सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट में केवल 472 खदानें बंद हुई थी पहले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा यार यदि सरिस्का के जंगल में हो सकती है तो पूरी अरावली में क्यों नहीं हो सकती? यदि हम सरिस्का में सफलता पा सकते हैं तो पूरी अरावली में क्यों नहीं पा सकते? तो उसी मुकदमे को हमने पूरी अरावली में, पूरी की पूरी अरावली में फैला दिया और उसमें सफलता मिल गई। मैं ये चाहता हूँ कि जरा आप लोग इस पर विचार करके देखो कि आप में से कौन लोग हो सकते हैं जो इसमें, इस मसले में थोड़ा जुटना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और एक जो लोग लड़ाई में जीते हैं उनको सफलता दिलाना चाहते हैं। जरा ऐसा एक 5-6 लोगों की एक्सरसाइज करो, तुम थोड़ा संचालन करो। मैं फोन लेके आता हूँ। हाँ भाई, नाही काही काही नाही, फक्त वाळू उपसा जो मोठ्या प्रमाणावर आहे तो बऱ्याच प्रमाणात कंट्रोल, पण चोरी होते चालते मग ते होतं त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात केसेस दाखल होत आहेत, गावकडे जुवान होत आहेत, दुसऱ्या जुवान होत आहेत, ते सारखे जोडते पण कंट्रोल आलेले बऱ्याच। तर आपल्याला हे नदीचं पुनर्जीवनाचं काम एवढ्या एका वर्षात होणार जिनको हम भारत के लोग माँ कहते हैं और माँ जैसा उनके साथ व्यवहार नहीं करते, तो हमें आज का संकल्प ये है कि यदि हम नदियों को माँ कहते हैं तो माँ की हत्या नहीं होने देंगे। ये तो कह सकते हैं। और हम धीरे धीरे जब बहती है ना नदी तो जिंदा रहती है, वो सनातन बनी रहती है। और जब वो दौड़ के चलती है तो नदी मर जाती है, ऊपर से काट के ले आते हैं। ग्रुपवर टाका, ग्रुपवर टाका। दुसरं अंदाजे आपण याच्यावर ऐकली ना मगाशी जे गेले ते हे करू, त्या जर मिळालं तर त्या सुद्धा आम्ही नहीं देंगे। याच्यामध्ये रमेश भाई का गीत है ना, बोले लो, रमेश भाई से गीत होगा। पांडे सर, आपण एक फक्त त्याच्यामध्ये मुद्दा घ्या की नदी काठामध्ये उगमापासून कमीत कमी एक 10 किलोमीटरवर पर्जन्यमान रेंजे सेंटर हे असले पाहिजे। नदीकाठच्या सगळ्या गोपाटीनाथ नदीचा जो विडा गावाला कैसे शुरू हुई, मालवा गाँव में केस नहीं लगी। जिस किलोमीटर की नदी है उसके किनारे 27 गाँव है और पूर्व प्रश्न बड़ा है इसमें। 1983 में 7-8 साल में आते उसके 4-5 तालाब उसमें बांबू लागवड होनी चाहिए, नदी समाज त्यांची बाकी है। उनके साथ संलग्न संस्था, जनिका संस्था, मानव लोग वासनी, दिलासा सहायक संस्था, प्रियदर्शन महिला। तो इन्होंने तैयारी दर्शाई है कि 5 गांव की चर्चा हुई, 5 गांव में जाके ये जो ग्रुप है वो ग्रुप प्रेशर ग्रुप बोलते काम करेगा। जो भी काम अलग अलग बांबू लागवड करना है, नदी के किनारे पे जो फॉरेस्ट लगवाना है, तो उसके लिए वो जो ग्रुप जिन्होंने काम करके दिखाया है वो ग्राम पंचायत से मांगेगा, उनको काम मिलना है। उम्मीद जो है CRP का जो गट है महाराष्ट्र में अच्छा उद्यम संस्था की तरफ से CME जाता है गाँव में उद्यम संस्था। तो नर्सी नाम में स्क्वाड है, वहाँ पे लोग अस्थि डालते हैं, वहाँ उसके साथ
ज़्यादा गाँव भी देना ही नहीं, कम गाँव टारगेट करेंगे, लेकिन उसमें तो इन्होंने केस कर लिया क्या नदी पे 5 गाँव भी हुए, 10 गाँव भी हुए, तो उन्होंने एक बार अगोदरचा एरिया 13 नोव्हेंबर 2021 जो आहे तो आपल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आहे आणि 11 ऑगस्ट 2020 जो आहे तो जलसंपदा विभाग असावे. आणि त्याचबरोबर वाळूचं संनियोजन करण्यासाठी जिल्हा समिती काय असावी, तालुका समिती काय असावी, गाव समिती काय असावी हे आहे. आणि गाव पातळीवरती पण आता दक्षता समिती पण आहे, म्हणजे वाळू प्रत्यक्षात घेऊन जाताना त्या दक्षता समितीने काय काय काम करायचं असं आहे. त्याचबरोबर 11 ऑगस्ट 2020 जो जलसंपदा विभागाचा शासन निर्णय आहे, तो शासन निर्णय काय सांगतो की नैसर्गिक वाळूच्या कृत्रिम वाळू वापरा, परंतु त्याच्यावर तुम्ही दराचा डिफरन्स वापरा, तुम्हाला दर रेट डिफरन्स काय आहे त्याच्यातलं पुन्हा जे स्वस्त पडतं तेच वापरा. म्हणजे बहुतेक वेळा असं होतं की कृत्रिम वाळू तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन असल्यामुळे नैसर्गिक वाळू स्वस्त दिसते आणि ओघाने पुन्हा काय होते की नैसर्गिक वाळूचाच वापर होतो, स्वस्त कुठली पडते तर नैसर्गिक, कारण कृत्रिम वाळूचं तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात अजून प्रोडक्शन असल्यामुळे 13 नोव्हेंबर 2019 जो सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय आहे, त्या शासन निर्णयात काय म्हटलेलं आहे की शासकीय कामामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय 13 नोव्हेंबर 2019 जो शासन निर्णय आहे, म्हणजे हा सार्वजनिक बांधकामाचा शासन निर्णय आहे, त्यातला मुद्दा क्रमांक 1 काय सांगतो, शासकीय कामामध्ये किमान 20% तुम्ही कृत्रिम वाळूचा वापर करा असं म्हणते. तर आता सध्या वेळ अशी आहे की किमान 20% नाही 100% शासकीय कामामध्ये कृत्रिम वाळू वापरली पाहिजे असं धोरण आपण केलं पाहिजे. शासकीय कामामध्ये सध्या दराचा विषय है ना, कुछ लोग क्षत्रिय बनना चाहते हैं, मतलब तो हथियार मतलब पकड़ते हैं. तिबेट में जो योगी महात्मा है वो पुनर्जन्म की छानबीन करते हैं, तब उनके सामने अलग अलग वस्तुएं रखी जाती है लामाओं या अन्य चीजों, और फिर वो चुनाव करता है, उसके हिसाब से देखा जाता है. मैंने कहा पूरा विश्व एक एक्टिविटी है. बिल्कुल वैसे ही जो भी गतिविधियां हो रही है इससे उत्पन्न नाद ओंकार ही है. इस नाद से हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से करते जाते हैं. एक चरण को सिर्फ 5 मिनट करना है. अब अपने हाथों को तलवों को जमीन की दिशा में और बाहर से भीतर की ओर मूवमेंट शुरू रखिए. ओंकार का मुझे ध्यान रखना है. हम माँ के गर्भ में माँ के साथ जुड़े थे और आज ब्रह्मांड के साथ थे, हम नाभि से जुड़े हैं. तिबेटियन योगी नाभि का ही ध्यान करते हैं.